उस शख्स ने अब अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए थे और साथ ही नाजिश को अपनी गिरफ्त में लेते वो अपनी दरिंदगी के निशान उसके वजूद पर छोड़ने लगा। कुछ देर बाद वो शख्स दोबारा अपनी शर्ट के बटन बंद करता कमरे से बाहर निकला तो सामने ही उसके मुलाजिम खड़े थे। मालिक अब और इंतज़ार नहीं होता, मेहरबानी जी। एक मुलाजिम की हबासत से कही गई बात पर वो शख्स तंजिया मुस्कुराया। जा ले जा से इधर से कहीं भी और ले जा, उसको करना है कर लेना, लेकिन याद से गाँव के बिल्कुल दरमियान कूड़े के ढेर पर फेंक आना। इसे देख कर लोगों के दिलों में मेरा खौफ मज़ीद बढ़ना चाहिए। जी जी मालिक। जवाब जानकर वो शख्स अगले ही पल वहाँ से चला गया, जबकि वो सभी भूखे कुत्तों की तरह कमरे में घुसते हुए इंतहाई अबतर हालत में मौजूद नाजिश को अपने साथ खींचते फार्म हाउस के पीछे मौजूद मुलाजमों के लिए बनाए गए 2 कमरों में से एक में ले गए। सारी रात वो सब नाजिश के बदन को नोचते रहे। नाजिश की हालत बद से बदतरीन होती जा रही थी। हर बार जब नया शख्स उसके करीब आता तो वो अपने कमज़ोर हाथ जोड़े उनकी मिन्नत करती, प्लीज़ मुझे जाने दो। वह मुश्किल बोलते वो एक मरतबा फिर से मिन्नत कर रही थी। उसकी हालत देखकर किसी को भी रहम आ जाता उस पर, मगर जिनके पास दिल ही मौजूद ना हो वो कैसे रहम करते हैं किसी पर। उसे कैसे छोड़ दूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ, मेरी बारी तो अभी आई ही नहीं। नाजिश की बात सुनकर अब की मरतबा उसके करीब जाने वाला मुलाजिम गुस्से से बोला, यार असगर देख तो कितनी बुरी हालत हो गई है उसकी, ना छोड़ दे इसे। दूसरे मुलाजिम ने नाजिश को देखते उस मुलाजिम को समझाना चाहा, मगर उसके मुँह में तो पानी आ रहा था नाजिश के ज़ख्मों से चूर कमज़ोर बरहना वजूद को देख कर। लोग वाह भाई वाह, खुद तो मज़े लेकर शहरी छोकरी से अब मेरी बारी आई तो बड़ी हमदर्दी जाग रही है। ये तुम सबकी ही दरिंदगी से इस हालत में पहुंची है, थोड़ा रहम अपनी मर्तबा में कर लेते, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। नाजिश को रोशन आंखों से देखते वो बोला, चल बक मत, जो करना है कर ले मगर जल्दी। मुलाजिम असगर को नाजिश के पास छोड़कर दूसरा मुलाजिम कमरे से बाहर चला गया, जबकि असगर फ़ौरन नाजिश के वजूद पर टूट पड़ा। अब तो नाजिश में कुछ बोलने की हिम्मत भी ना बची थी। शदीद परेशानी में आनिया अपना टूटा मोबाइल हाथ में पकड़े सफ़र ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। उसका दिल था कि मुसलसल नाजिश का सोच कर घबराए जा रहा था। अपनी सबसे अजीज़ सहेली और रिश्ते को खतरे में डालने की वजह खुद को समझे बैठी थी। वो इसकी बदौलत नाजिश आज उन अनजान शैतान सख्त लोगों में फंस गई थी, क्योंकि वो शख्स से अपने पास लाना चाहता था। अब उसकी जगह नाजिश को पाकर वो क्या करेगा, उसके साथ किस हाल में होगी, वो ये सोच ही आनिया की सांस बंद करने लगती। जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके सफ़र ख़त्म हुआ और बस कराची शहर में एंटर हो गई। तब बस स्टैंड पर उतरकर कामती टांगों के साथ हिम्मत जमा करते आनिया ने रिक्शा रोका और फ़ौरन उसे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पैसे तो उसके पास मौजूद थे नहीं, तभी अपने कानों से बालियाँ उतारकर उसने रिक्शे वाले को दे दी और भागकर तेज़ी से पुलिस स्टेशन में घुस गई। तब तक रात का अंधेरा हर सो अपने ऊपर फैले कामयाब हो चुका था। इस बात का ज़्यादा खौफ था आनिया को इस वक्त मुकम्मल ही बौखलाई पड़ी थी। तभी उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहीं जाने के इरादे से अपने ऑफिस से बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दिया, तो कुछ भी सोचे समझे बगैर आनिया उस जानिब चल पड़ी। सर प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरी दोस्त नाजिश को कुछ गुंडे ले गए हैं। अरे कहाँ ले गए हैं? आनिया भी मुकम्मल बात भी ना कर पाई जब पास खड़े एक कांस्टेबल ने ऊंची आवाज़ में कहा और हंसने लगा, जिस पर आनिया मज़ीद खौफज़दा हो गई। सर वो हम बस से वापस आ रहे थे कराची, तो रास्ते में कुछ गुंडे मेरी दोस्त को वहाँ से किडनैप करके अपने साथ ले गए और मैं ओ मैडम किस जगह से ले गई ये तो बता दें। एक मरतबा फिर से हिम्मत इकट्ठी करके आनिया बोलने लगी तो फिर से दूसरा कांस्टेबल ऊंची आवाज़ में आनिया की बात काटता पूरे थाने में ही ढंढोरा पीटने लगा। अब तो आनिया की टांगें भी तेज़ी से कांपने लगी थी। सर वो हम करमपुर गांव से वापस अपने आंसू को पीछे धकेलती नज़रें झुकाए आनिया ने धीमी आवाज़ में एक बार फिर से कहना शुरू किया, मगर अभी उसके बाद काट दी गई थी। मगर अब वो इंस्पेक्टर खुद था। वो मैडम क्या तमाशा लगाया हुआ है, हमारा टाइम फिजूल में ज़ाया कर रही है, निकलो भाई इधर से, हमें ज़रूर काम पर जाना है। जितनी भी हो करमपुर कितना दूर है कराची से? गाँव है वो एक, तो वहाँ की रिपोर्ट आप यहाँ कराची में दर्ज करवा कर हमें तंग कर रही हैं। आप जाएं आप करमपुर और उधर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं अपनी। सर प्लीज़ मेरी मदद करें, वहाँ की पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी और वहाँ तो शायद पुलिस स्टेशन भी नहीं है। आनिया मुसलसल उनके पीछे चलते हुए बोले जा रही थी। तो फिर हम क्या करें? ये हमारा मसला तो नहीं है, आपकी दोस्त को किडनैप होना ही था तो किसी एक ऐसी जगह होती जहाँ पुलिस स्टेशन होता। दिमाग ख़राब ना करो हमारा और निकलो यहाँ से। इंस्पेक्टर का जवाब सुनकर आनिया गाड़ी के पास पहुंचकर अभी उनकी मिन्नत करने में मसरूफ़ थी, तब ज़बरदस्ती एएसआई ने आनिया को दौड़ धकेल लिया और चीख कर पुलिस स्टेशन से निकल जाने का हुक्म दिया। असगर की दरिंदगी सहते हुए मज़ीद हिम्मत ना करते आखिरकार नाजिश अपने हवास खोकर बेहोश हो गई, मगर इस बात की परवाह उस शैतान को कब थी। वो तो वैसे ही नाजिश के बदन को नोचता रहा और फिर काफ़ी देर तक अपनी हवस पूरी करने के बाद वो उठकर कमरे से बाहर गया और बाहर खड़े दूसरे मुलाजिम के साथ मिलकर उन्होंने नाजिश के ज़ख्मों से चूर बेहोश वजूद को उस बरहन हालत में उठाकर गाँव के दरमियान फेंक दिया। सारी रात वहीं दर्द से वे बेहोश
तड़पती रही क्योंकि उसके खून की बदबू सूंघ कर गाँव के जानवर उसके वजूद को काटते। तब से सकियाँ उसके लबों से अदा होती जिन्हें सुनने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह का न जाने कौन सा पहर था जब एक बुजुर्ग वहाँ से गुजरा तो नाज के बरहना वजूद को देख चौंक उठा, जो अब बदतर से बदतर हालत में मौजूद था। पहले तो उसने उस जानवर को भगाया और फिर अपने कंधे पर मौजूद कपड़े को उतार कर नाज के बदन को डांप दिया और जल्दी से सबको आवाज़ें देते हुए गांव वालों को इकट्ठा करने लगा। जैसे ही कुछ देर बाद गांव वाले वहां जमा हुए तो नाज की हालत देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगे, ये कौन है? तौबा तौबा, अरे शायद वही शहर वाली लड़कियों में से कोई एक है, ये देख कितनी बुरी हालत कर दिया उसकी। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे तो कुछ खौफजदा जानते वापस अपने घर चले गए थे। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक भागकर नाजिश की दादी के पास चला गया, उन्हें सारी बात बता दी। तब नाजिश के चचा वहाँ गए और नाजिश के वजूद को उठाकर घर ले आए, जबकि नाजिश की दादी से इस हालत में देखकर बेहोश हो गई। जल्दी से गांव वालों ने गांव में मौजूद अकलौते डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने नाजिश की अबतर हालत देखकर साफ इलाज करने से मना कर दिया कि हम नहीं इनका इलाज कर सकते, ले जाओ कहीं और। जल्दी से गांव वालों ने गांव में मौजूद अकलौते डॉक्टर को बुलाया तो उन्होंने नाजिश की अबतर हालत देखकर साफ साफ इलाज करने से मना कर दिया कि हम नहीं इनका इलाज कर सकते, ले जाओ कहीं और। मुंह पर पानी के छींटे मारने से दिल पर हाथ रखे घबरा कर जब दोबारा दादी होश में आई तो वो मरे मरे कदमों के साथ कमरे में गई और रोते हुए जल्दी से अपने बेटे यानी नाजिश के वालिद को कॉल कर दिया और सारी बात से आगाह कर दिया। इतने में अचानक सुबह सवेरे पैदल ही आनिया भी नाजिश के माँ बाप के पास पहुंच गई थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई तो उससे मुनीर साहब मोबाइल अपने कान से लगाए बिल्कुल सकत खड़ी नजर आई। फिर अचानक मुनीर साहब फुट फुट कर रोने लगे। तब खौफजदा होती आनिया भागकर उनके करीब गई। क्या हुआ अंकल? कांपते हुए लहजे में आनिया ने फिक्रमंदी से सवाल किया। वो मेरी बच्ची। चंद अल्फाज अदा करने के बाद वो खामोश हो गए। तब आनिया बेचैनी से उनके हाथ थामे उनसे गोया हुई। अंकल क्या हुआ? नाजिश को बताएं मुझे प्लीज़, मेरी बच्ची बहुत बुरी हालत में मौजूद है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, अपनी बच्ची के पास जाना है मुझे। अंकल मैं भी चलूँगी प्लीज़। नहीं तुम नहीं जाओगी, पीछे मुड़कर आनिया से कहते हुए जल्दी से गाड़ी में बैठकर घर से निकल गए। उनकी बेगम तो वैसे ही तकरीबन बिस्तर से लग चुकी थी, चला तक नहीं जाता था ठीक से, वरना उन्हें अपने साथ ले जाते और आनिया को वो उस जगह ले जाना नहीं चाहते थे। जबकि आनिया वो रोते हुए दिल ही दिल में दुआएं करने लगी। आखिर कैसे अपनी सबसे अजीज़ दोस्त को तकलीफ़ में बर्दाश्त कर सकती थी वो। यूं ही रोते हुए आनिया हिरकर अब घर जाने का फैसला करती पैदल ही नाजिश के घर से निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो अपने घर आ गई थी। तब बगैर ये जाने के घर में मौजूद कौन है कौन नहीं, किसने दरवाज़ा खोला, वो सीधी अपने कमरे में गई और रोते हुए सो गई। घंटों का सफ़र कुछ घंटों में तय करके मुनीर साहब गाँव पहुँच चुके थे, जहाँ अपनी जान की अजीज़ बेटी को देख एक पल को तो उन्हें अपनी जान जिस्म से जुदा होती महसूस हुई, मगर फिर हिम्मत जुटाते वो नाजिश के बेजान होते वजूद को गाड़ी में डालकर दोबारा कराची के लिए निकल पड़ी। बेहोशों की तरह सोते हुए अचानक अगली सुबह के 4 बजे आनिया खौफ से उठ बैठी और कुछ सोचते हुए जल्दी से भागकर अपने कमरे से निकल के लैंडलाइन नंबर से मुनीर साहब को कॉल कर दी, जो 7 से 8 मरतबा कॉल करने पर पिक की गई। अंकल नाजिश कैसी है, कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक है नाजिश, जो शायद अब वो कभी ना सुन पाती। बेटा हम सिटी हॉस्पिटल में मौजूद है, नाजिश की बहुत बुरी हालत है बच्ची। मुनीर साहब को रोते सुन आनिया को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। अंकल मैं अब अभी आती हूँ। वहाँ कांपते हाथों से रिसीवर रखते वो अंधाधुंध घर से बाहर उन्हीं कपड़ों में निकल पड़ी थी और पैदल ही तेज़ चलते आनिया कुछ देर बाद अस्पताल के रिसेप्शन में मुनीर साहब का नाम लेने के बाद नाजिश का रूम नंबर पूछकर भागते हुई वो कॉरिडोर में मुनीर साहब को तलाश करने लगी, जो उससे दूर खड़े दिखाई दिए। नाजिश कैसी है अंकल, प्लीज़ कुछ बोले ना। दिल से उनके करीब जाकर पागलों की तरह चीखते हुए आनिया मुनीर साहब से नाजिश का पूछ रही थी। तब जाकर मुनीर साहब अपने आंसू साफ करते उसे देखने लगे। मेरी बच्ची को होश नहीं आ रहा, हो बेहोश पड़ी है, बहुत बुरी हालत में है, दुआ करो उसको कुछ ना हो। यहाँ आनिया कौन है? मैं हूँ आनिया, क्या हुआ? पेशेंट आपको बुला रही है, फ़ौरन चलें। क्या? मैं भी आ रही हूँ। नर्स का जवाब सुनकर आनिया तेज़ी से उसके साथ नाजिश के रूम में चली गई। प्लीज़। तब उसे सफ़ेद पट्टियों में लपटी नाजिश बेड पर लेटी दिखाई दी, जिसके बदन के साथ साथ तकरीबन मुकम्मल चेहरे पर ही पट्टियाँ बंधी हुई थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो नाजिश, मैं तुम्हें बचा ना सकी, उन शैतानों से प्लीज़ माफ़ कर दो, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारी। छोटे छोटे कदम उठाती हुई नाजिश के करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तब अचानक अपनी बंद हो रही आंखों को मुश्किल खोलते नाजिश ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार कर और आहिस्ता से बोलने की कोशिश करने लगी, जबकि चेहरे पर उस कदर चोटें और निशान मौजूद थे। उसके इससे
उसके कि इससे सांस पे मुश्किल ली जा रही थी। क्या हुआ नाजिश, बोलो क्या कहना चाहती हो? नाजिश के चेहरे के करीब अपना चेहरा करती वो सुनने की कोशिश करने लगी। आही नाजिश, उससे क्या बताना चाहती है? आनिया, वो शैतान तुम्हारे लिए पागल है, तुम्हें वो ढूंढ लेगा, इसलिए अपना ख्याल। वो मुश्किल गहरी गहरी सांस के दौरान वो अभी इतना बोल पाई थी कि अचानक उसकी सांस रुकने लगी। नाजिश की बिगड़ती हालत देख आनिया भागकर कमरे से बाहर निकल गई और जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ दी। अगले ही पल नर्सेस के साथ डॉक्टर समेत सभी लोग कमरे के अंदर आ गए। डॉक्टर, देखें नाज को क्या हो रहा है, मेरी नाज को ठीक कर दे डॉक्टर प्लीज़। नाज के करीब जाकर उसके चेहरे पे अपना हाथ रखती आनिया तड़प कर बोली। इससे पहले डॉक्टर कुछ कहते, अचानक ज़ोर से नाजिश ने आनिया का हाथ अपने हाथ में जकड़ा और आंखों में ढेरों खौफ लिए आनिया को देखती उसकी सांसें ख़त्म हो गई, जबकि आनिया नाजिश को ऐसे देख बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। पहले तो उससे हरकत तक ना की गई, ऐसे लग रहा था जैसे उसकी भी सांसें थम सी गई हों, मगर फिर अपने हवासों में वापस लौटते वो नाजिश के हाथ और चेहरे को छूती उसे पुकारने लगी। नाजिश, क्या हुआ? तुम्हें बात करो मुझसे प्लीज़। नाजिश, ऐसे मत करो, मैं मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर। तुम सुन रही हो ना? जवाब दो मुझे। सॉरी, शी इज़ नो मोर। बार बार तड़पने आनिया का नाजिश को बुलाना डॉक्टर नर्सिस को भी दुखी कर गया, मगर वो नाजिश की सांसें और नब्ज़ चेक करते हुए जान चुके थे कि अब वो इस दुनिया से कूच कर चुकी है। तभी एक नर्स ने आनिया को कंधों से थाम नाजिश से दूर किया और डॉक्टर ने आनिया को नाजिश की मौत की खबर दे दी, जिसे सुनते ही वो अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। दौड़ कर दोबारा नाजिश से लिपट गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हैं सब। नाजिश, तो मेरी हर बात मानती हो ना? प्लीज़ मत करो तंग मुझे, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं। क्यों अपनी आनिया को जीते जी मारना चाहती हो? प्लीज़ उठ जाओ ना यार, तो मेरी कसम उठ जाओ ना, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा, कुछ तो ख्याल करो। नाजिश, उठो ना। नाजिश से लिपटते आनिया रोते हुए उसे पुकारे जा रही थी, जबकि उसकी हालत पर तरस खाते हुए सभी लोग रोने लगे। मुनीर साहब की तो हालत गैर होने लगी थी। अपनी जवान बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त करते तो उन्हें डॉक्टर संभालने लगे और एक नर्स भी आनिया को नाजिश से दूर करके उसे कमरे से बाहर ले गई तो नाजिश के वजूद को सफ़ेद चादर से ढांप दिया गया। आनिया सदमे से चूर बिल्कुल साकत कॉरिडोर में बैठकर ना जाने किन सोचों में गुम हो गई। उसे अपना भी होश नहीं था कि नाजिश की माँ बमुश्किल हॉस्पिटल आई और आनिया को वहाँ देख गुस्से से एक थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। तब जाकर आनिया को होश आया और बेतासुर नज़रों से नाजिश की माँ को देखने लगी। भी तेरी वजह से मेरी बेटी आज हमारे साथ नहीं है, तू है कातिल मेरी बच्ची की। तुझे तो कुछ ना हुआ, मगर मेरी बच्ची हमें छोड़कर चली गई, मार दिया तुम सब ने मिलकर उसे। खुद को नाजिश के कातिल सुनकर आनिया जड़ से उठ खड़ी हुई और सदमे की ज़्यादती से मुँह खोले नाजिश की माँ को देखते उनके हाथ थामे रोने लगी। आंटी, मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे वो, मैं नहीं हूँ कातिल। अपनी नाजिश कैसे मत कहें प्लीज़। हिचकियों के दरमियान धीरे से बोलती वो अपनी बेगुनाही साबित कर रही थी। अच्छा, तो साथ गई थी नाजिश के, जानबूझकर उसे छोड़ खुद भाग आई, तुझे कुछ ना होने दिया। मेरी बच्ची ने खुद कुर्बान हो गई तेरे लिए, मर जा तू भी, जाकर मर जा। 2-3 थप्पड़ मजीद आनिया के चेहरे पर रसीद करते हुए नाजिश की माँ अपना गुस्सा ख़त्म करने की सही में मसरूफ़ थी। तब मुनीर साहब यह शोर सुनकर आहिस्ता चलते उन दोनों के करीब आए और आनिया से अपनी बेगम को दूर किया। बस कर दो आसिया, बस कर दो, संभालो खुद को बेटा, तुम अपने घर जाओ। नहीं अंकल, मैं नाजिश को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुनीर साहब ने आनिया को जाने का कहा तो वह ज़िद्दी अंदाज में बोली। सारा वाक़ा सुनकर जमाल साहब एक पल को तो बिल्कुल शॉक्ड हो गए और फिर उन्हें अपनी वापसी की खबर देते काट दी। कुछ घंटों बाद नाजिश की लाश को एम्बुलेंस में डालकर उसके घर ले जाया गया तो बस यही बैठी आनिया भी नाजिश के साथ चलती एम्बुलेंस में बैठ गई और उसके साथ ही उसके घर आ गई। नाजिश की लाश को घर के लाउंज में रख दिया गया। तब आनिया भी वहीं बैठी रोती रही। आहिस्ता सब लोग इकट्ठे होने लगे और रोते रहे। आनिया भी अभी वहीं बैठी हुई थी, मुसलसल नाजिश को देखती रोए जा रही थी। शाम हो गई मगर वो वहीं की वहीं बैठी हुई थी, एक घूंट पानी भी नहीं पिया था उसने अब तक। जब अचानक जमाल साहब वहाँ गए और आते आनिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। आनिया भी किसी अपने को पाकर मजीद रवानी से रोने लगी और रोती हुई रही। जमाल साहब बार बार उसके बालों में बोसा देते उसे चुप करवा रहे थे। कुछ देर बाद नाजिश के जनाजे को उठाने की बात की गई। जमाल साहब आने को उठने का कहते हुए साथ ले जाने लगे। नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी वजह से नाजिश चली गई बाबा, उससे अच्छा मैं मर जाती। क्यों देखे ना अंकल आंटी की हालत को, और वह कैसे जिएंगे नाजिश के बगैर, और मेरा क्या है, कोई हैसियत नहीं मेरी ज़िंदगी की। अब वैसे भी तो मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे मौत आ जाती नाजिश की जगह बाबा, मैं क्यों नहीं मर गई। कहने के साथ ही आनिया जमाल साहब के गले लगकर फूट कर रोने लगी, जबकि उसकी ये बातें जमाल साहब के दिल पर लगी थी। उन्हें शिद्दत से महसूस हुआ अपना अब तक का किया गया आनिया से रवैया, किस तरह वो दुदकारते आए थे अपनी फूल जैसी बच्चे को कि बगैर किसी जुर्म के उसे अब तक अपनी शफकत से महरूम रखकर सजा ही तो देते रहे थे वो उसे।
चलो बेटा मेरे साथ चलो, आप यहाँ तो नहीं रह सकती तुम, चलो मेरे बच्चे। अपनी नम आंखों के साथ आनिया के पेशानी को चूमते हुए प्यार मोहब्बत के साथ बहलाकर वो उसे अपने साथ घर ले आए। घर ले आने के बाद आनिया अपने कमरे में घुस कर रोने लगी। कुछ देर बाद जमाल साहब खाना लेकर उसके पास चले आए और मोहब्बत से उसे पुकारा, आनिया ये लो बच्चे खाना खा लो, तुमने तो एक बूंद पानी तक नहीं पिया, चलो शाबाश कुछ खा लो मेरा बेटा। नहीं बाबा मुझे नहीं खाना पीना कुछ भी, बेटा मेरे लिए खा लो बस थोड़ा सा, ये लो बेटे थोड़ा सा खाना भी खा लो। जमाल साहब की शफ़क़त महसूस करके आनिया ने उनकी जानिब देखा। उनकी आंखों आंसू से लबरेज थीं। जिन्हें देखा आनिया ने खामोशी के साथ उनके हाथ से पानी का गिलास थामकर पानी पी लिया। जमाल साहब अपने हाथों से नवाला बनाकर आनिया के मुंह में डाल रहे थे। बेटा बस कर दो रोना, अल्लाह को यही मंजूर था, सब्र करो मेरी जान, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते। पर बाबा वो शख्स जिसने नाजिश को किडनैप किया था मेरा नाम ले रहा था वो, और नाजिश ने भी मुझे यही कहा मरने से पहले कि वो मुझे ढूंढ लेगा और फिर मेरा भी वही असर करेगा जो नाजिश का हुआ। आखिर में फूट फूट कर रो पड़ी वो। तब झट से जमाल साहब ने अपने सीने से लगा लिया, आनिया तुम्हारा बाप जिंदा है जो मुहाफिज है तुम्हारा, और मेरी बच्ची को मेरे जीते जी कोई हाथ नहीं लगा सकता, कुछ नहीं होगा समझी तुम, ऐसे सोचना और डरना छोड़ दो। बाबा प्लीज़ दुआ करें ना मैं भी मर जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत मनहूस हूँ, आपको भी पूरी उम्र टॉर्चर किया है मैंने और नाजिश भी, अब मेरी वजह से ही चलेगी, अगर सिर्फ दुख ही मेरी किस्मत में लिखे हैं तो मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए जैसी बेटी के साथ। खबरदार ऐसा कुछ कहा तुमने, माफ़ कर दो मुझे आनिया, बेटे पागल हो गया था मैं, जो फूल जैसी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, बहुत बुरा हूँ मैं, मुझे माफ़ कर दो आनिया। बाबा ऐसा नहीं करें प्लीज़, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं डिज़र्व ही यही सब कुछ करती हूँ। नहीं मेरा बेटा तुम ऐसे नहीं सोचोगी, आपसे तुम्हें अपने बाबा का सारा लाड और प्यार बेलूस मिलेगा। जमाल साहब प्यार से आनिया को तसल्लियाँ देते और समझाते रहे। न जाने कब आनिया भी गहरी नींद सो गई। तब उसके पेशानी चूमकर जमाल साहब कमरे से बाहर निकल गए। सुबह 8 बजे जमाल साहब खुद आनिया के लिए नाश्ता बनाकर दोबारा उसके कमरे में दाखिल हुए तो वो अभी तक सो रही थी। चलो मेरी गुड़िया अब उठ जाओ, देखो तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है मैंने। जमाल साहब की आवाज़ सुनकर आनिया अपनी आंखें मसलती हुई उठ बैठी तो अचानक जमाल साहब को मुस्कुराते देख हैरान रह गई। एक अलग ही रूप देख रही थी वो अपने बाबा का। आनिया को हैरान देख जमाल साहब उससे बोले तो वो अपनी नज़रें झुका गई। बाबा मुझे भूख नहीं है। आनिया तुम मेरे हाथ का बना खाना नहीं खाओगी क्या? देखो तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बाबा कितने अच्छे कुक हैं। पर बाबा मुझे भूख नहीं है सच में। ऐसे कैसे भूख नहीं है, ये लो तुम खाओ, बल्कि मैं अपने हाथों से गुड़िया को खाना खिलाता हूँ, चलो खाओ। आनिया मुँह खोलो। फिर से नवाला बनाकर आनिया के मुंह के करीब करते हुए जमाल साहब बोलते तो अपने बाप की इतनी मोहब्बत देख आनिया ज़ोरों कतार रोने लग जाती। क्या हुआ बेटा? नवाला वापस रखते जमाल साहब आनिया को अपने साथ लगाए उससे वजह दरियाफ्त करने लगे। बाबा मैं भी कहीं मरने वाली तो नहीं, इसलिए आप भी मुझे मोहब्बत करने लग गए हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते? पागल हो गया था मैं जो अपनी नाजुक फूल जैसी बेटी के साथ ऐसा रवैया रखा, तुम्हें अपनी शफ़क़त से महरूम रखा। प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे बेटा, और अब उठो नाश्ता करो और फिर फ्रेश हो जाओ। आज सारा दिन हम इंजॉय करेंगे, सारा शहर घूमेंगे। नहीं बाबा मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसे कैसे नहीं जाना? और जल्दी से नाश्ता करो, फिर मैं अपनी गुड़िया के बाल बनाता हूँ। चलो अभी आनिया खाओ नाश्ता। जमाल साहब के फ़ोर्स करने पर उसने अफसरदी से 2-4 नवाले खाए और फिर ट्रे को खुद से दूर धकेल कर अपने आंसू को कंट्रोल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हो गई। उसके हालत से बाखबर थे उसके बाबा। तभी जमाल साहब ने एक लंबी सांस हवा के सबूत करते खुद उठकर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी तेल की बोतल उठाकर वापस आनिया के करीब आए और उसके बालों को लगाने लगे। बाबा जिसने नाजिश के साथ ये सब कुछ किया वो मुझे भी मारने के लिए आ गया तो बाबा मैं भी मर जाऊंगी ना, मुझे इतनी खौफनाक मौत नहीं चाहिए बाबा प्लीज़। तुम क्यों मुझे बताए बगैर वहाँ गई थी आनिया? बाबा सॉरी, नाजिश ने ज़िद की थी इसलिए मैं चली गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था बाबा ये सफ़र नाजिश का आखिरी सफ़र बन जाएगा। बाबा अगर वो आ गया तो? बेटा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास हैं और मैं ऐसे तुम्हें छोड़ दूँगा? मैं उसको भी मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, उसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा। रुको ज़रा, मैं आपकी बात समझ आनिया को नर्वी से खुद से दूर करते हुए जमाल साहब ने मोबाइल निकाला और कमिश्नर को कॉल की। फ़ौरन पिक कर ली गई। तब उन्होंने सब कुछ कमीशन के गोश्त गुजार किया। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर जमाल साहब है कौन वो शख्स? सर वो तो मुझे नहीं मालूम। कमिश्नर के सवाल पर जमाल साहब ने सच बता दिया। आखिर कब जानते थे वो उस शख्स को? चलो ठीक है, ये बताएं जमाल साहब, उस लड़की के माँ बाप ने तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? कमिश्नर साहब वो बहुत दुखी हैं इस वक्त, और मैं कह रहा हूँ जो आप वो करें और पकड़ कर जेल में फेंकें उस वहशी इंसान को जिसने न जाने कितने बच्चों की जान लिया है। जी कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से। कहने के साथ कमिश्नर ने फ़ोन बंद कर दिया और फिर फ़ौरन ही राना जरवान को कॉल कर दी जो चौथी मरतबा पिकअप हुई। तब कमिश्नर ने एक ही सांस में उसे सब कुछ बता दिया। कौन है वो? किसकी हिम्मत इतनी होगी जो मेरे खिलाफ उठ सके? मुंह में सिगरेट दबाते हुए लाइटर की मदद से उसे सुलगाकर एक कश लगाते
ज़ारून से सवाल किया। राना साहब शायद वही है उस लड़की के साथ वाली लड़की, अपनी दोस्त को इंसाफ दिलवाना चाहती है। क्या क्या कहा तूने? तो सच कह रहा है? उसने तुझे खुद कॉल की? उठकर खड़े होते हुए वो बेताबी से आनिया के मतलब दरियाफ्त करने लगा। नहीं, वो तो नहीं थी, लेकिन हाँ उसके बाप ने की थी कॉल। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बगलों की तरह हंसते हुए वो खुद को शीशे में देखता है, गहरा कश लगाते हुए आंखें मूंदे यहीं मुस्कुराता रहा। देख कमिश्नर, मुझे उसके बारे में एक एक बात बता, कुछ नहीं छुपाना, बस बताता रहे। आनिया का तसव्वुर करते अपनी गर्दन के पीछे हाथ रखे हल्का सा दबाते हुए वो सिगरेट को फेंक कर अब वो वहीं हाथ अपने लबों पर रख कर उन्हें हल्का सा दबा रहा था। क्यों राना साहब? देखें, जमाल साहब भी काफ़ी अमीर और पावरफुल इंसान है, इसलिए उनके साथ कुछ बुरा करने से पहले सोच लीजिएगा आप। कमिश्नर ने अपनी तरफ से ज़ारून को वार्न करना चाहा। यार कैसी बात कर रहा है कमिश्नर? बुरा क्या करूँगा मैं? इश्क हो गया है मुझे अपनी जान से, और अपनी मोहब्बत के साथ बुरा मैं करने का सोच भी नहीं सकता। तो खुद सोच, आनिया मुझे चाहती है, इसलिए तो मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाने का कहा उसने। सच में यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। आनिया चल जल्दी से सब बता कमिश्नर मेरी आनिया के बारे में। अगले ही पल ज़ारून के काल काट दी गई और अपनी उसी हाथ से लबों को दबाते अचानक अपने लबों को दांत से काट लिया उसने, जिससे उसे अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ, मगर उसकी परवाह इस वक्त अपनी खुशी में उसे कहाँ होनी थी। वो तो चलता हुआ कमरे के कोने में गया और अचानक अपने रूम की लाइट ऑन कर दी तो अपने सामने आने की तस्वीरें सारे कमरे में लगी हुई देखी। उनमें एक तस्वीर जो उसने अपने बेड के बिल्कुल सामने दीवार पर लगाई थी और उसके करीब छोटे छोटे कदम उठाता, फिर आने के लबों पर अपने होंठ से भरे लब रख दिए। कितनी ही देर वो वहीं इसी तरह खड़ा रहा और फिर वापस उसे ऐसी पोजीशन में आकर उसने आनिया के चेहरे को मोहब्बत से छूना शुरू कर दिया। तुम्हें नहीं मालूम आनिया कि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा, मेरा ना ज़ारून जिसके नाम से शैतान भी डरता है, उसे तुमने एक लड़की ने दीवाना बना दिया। आनिया मेरी जान, आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हें देखने, तुम्हें छूने, या ये कान तरस रहे हैं तुम्हारे मुँह से अपना नाम सुनने के लिए। आई लव यू सो मच आनिया। सारा दिन आनिया के साथ गुजार कर उसे काफ़ी हद तक नॉर्मल कर देने के बाद सारी रात जमाल साहब ने परेशानी में गुजार दी और फिर सुबह होती हुई आनिया को नाश्ता करवा के सलाने के बाद खुद वापस पुलिस स्टेशन चले गए। अभी तक आपने उस शख्स को ढूंढा क्यों नहीं? इतना भी मुश्किल काम नहीं है सर, जिनकी बेटी मर गई है वो तो रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहते नहीं, तो फिर हम क्या करें? क्या ऐसे कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर हैरानगी से जमाल साहब ने अपने दोस्त मुनीर साहब को कॉल कर दी। मेरी बात सुन जमाल, में अपनी जो बची हुई फैमिली है उसे नहीं हो सकता, धमकी दी है हमें उसने, माफ़ कर दे यार, छोड़ दे उस बात को। किसने दी है धमकी तुझे? ये हो क्या रहा है? उन्हें सोचो में मुनीर साहब ने अपने घर चले आए तो उन्हें घर में दाखिल होते देख कब से उनका इंतज़ार करी आनिया भागकर उनसे लिपट गई। बाबा पकड़ा गया ना वो शैतान? नाज़िश थी मेरे ख्वाब में, वो इंसाफ चाहती है बाबा। हाँ बेटा, पकड़ लिया है उसे। आंखें बंद की जमाल साहब ने बमुश्किल झूठ बोल दिया। बाबा आप सच कह रहे हैं ना? कहाँ है वो? मैं देखना चाहती हूँ उसे जिसने मेरी नाजिश। नहीं बेटा, समझो तो मेरी बात, शरीफ घराने की बेटियां पुलिस स्टेशन थोड़ी ना जाती हैं, ये जगह मुनासिब नहीं है जहां आप जा सको। पर बाबा, पर कुछ नहीं आनिया, बच्चे आपसे तुम डरोगी नहीं, समझो मेरी बात, यकीन करो अपने बाबा का, अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी दोस्त को इंसाफ मिल गया। सॉरी बेटे, लेकिन अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो मेरी बच्ची तुम पूरी ज़िंदगी इस खौफ में मुब्तला रहती। अब हर वक्त जमाल आनिया की बहुत फिक्र करने लग गई थी। अपने हर अमल से वो उसे सिर्फ शफ़क़त देते, कभी खुद खाना बना कर लाते, कभी दोनों बाप बेटी फिल्में देखते। जमाल साहब की मोहब्बत ने आनिया की तकलीफ़ को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। रात को सोने से पहले आनिया उनका हाथ थामते उन्हें अपने लबों से चूमकर अपने गाल पर रखती आंखें बंद कर गई। थैंक यू बाबा, इतनी मोहब्बत देने का। मुझे ये सब एक ख्वाब लग रहा है बाबा। ये ख्वाब नहीं, मेरी बच्ची हकीकत है, यकीन कर लो। आनिया की पेशानी चुमकर वो उससे बातें करने लगे। इतने में आनिया की यूनिवर्सिटी की प्रिंसिपल की कॉल आ गई, जिसे आनिया को खामोश रहने का इशारा करते जमाल साहब ने पिक कर लिया। क्या हुआ सर? आनिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही? जमाल साहब आपको मालूम तो है पेपर्स होने वाले हैं, इसलिए एक फॉर्म फिल करना है, तो लाजमी आप आनिया को सुबह यूनिवर्सिटी भेज दीजिएगा। जी ठीक है सर, सुबह आनिया यूनिवर्सिटी आ जाएंगी।